नमस् संस्कृताय। आइए आज मृच्छकटिकम के बारे में, जो यूपी पीजीटी की परीक्षा 2 फरवरी को आप देने वाले हैं, उसमें मृच्छकटिकम भी आपके पाठ्यक्रम में है। मृच्छकटिकम शूद्रक का एक प्रकरण ग्रंथ है और ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार सवाल आता है, तो कॉमन सवाल कि प्रकरण का उदाहरण है, तो जब भी पूछेगा ना प्रकरण का उदाहरण है तो आपको मृच्छकटिकम लिखना है। और प्रकरण में 10 अंक होता ही है, तो यदि पूछेगा कि मृच्छकटिकम में कितने अंक है, तो प्रकरण की जो परिभाषा है ना, उस प्रकरण वही होता है जिसमें कम से कम 10 अंक होने ही चाहिए। अर्थात जो प्रकरण होगा वो 10 अंकात्मक होगा ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, प्रकरण की कुछ परिभाषाएं आप देखेंगे ना, तो प्रकरण ये कहता है कि 2 नायिकाएं हों, तो आप देखेंगे ना मृच्छकटिकम में 2 नायिकाएं हैं। एक जो चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है धूता, वो कुलजा नायिका है, और वसंत सेना जो चारुदत्त को प्यार करती है वो गणिका नायिका है। ठीक है, तो गणिका नायिका का जब भी सवाल पूछेगा तो हमें वसंत सेना लिखना है, और जब भी कुलजा नायिका पूछेगा तो हमको धूता लिखना है। ठीक हो गया। अब देखिए, थोड़ा सा शूद्रक के परिचय के बारे में सुन लीजिए ना, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। शूद्रक का जो वास्तविक नाम था वो शिमुक या सिमुक था। अब वास्तविक नाम मतलब आप जैसे देखें कि आतपत्र उपाधि है भारवी की, ऐसे घंटा उपाधि है माघ की, नहीं। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे, कभी कभी ना आपको देखता है कि भवभूति के जो महाकवि भवभूति हैं उनको भी लोग कहते हैं दार्शनिक जगत में उदुम्बर नाम से प्रसिद्ध हैं, और कुछ लोग उनको कहते हैं कि भवभूति इनका उपनाम है। ठीक है, तो ऐसे इनके बारे में भी एक किंवदंती है कि इनको शिमुक, शूद्रक को शिमुक भी कहते हैं। और ये लगभग प्रथम शताब्दी के आसपास का समय है। देखिए, किसी भी संस्कृत के कवियों का जो कालक्रम है वो पूरी तरह से अनुमानित है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये फला तिथि को, जैसे आजकल हम लोगों की जन्म तिथि डिसाइड है, इस प्रकार की फला तारीख, फला महीना, फला सन, इस प्रकार से हम नहीं कह पाते हैं। जो अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य, अंतः साक्ष्य माने जो उनके ग्रंथों से हमें पता चलता है, उसके आधार पर हम उनका काल डिसीजन करते हैं। अथवा जैसे शूद्रक की चर्चा, मान लीजिए शूद्रक की चर्चा किसी ने की है अपने ग्रंथों में, तो ये मान लिया जाता है कि यह परवर्ती कवि है, शूद्रक इनके पहले के कवि हैं। इस हिसाब से हम किसी का पूर्व और परत्व निर्धारित करते हैं, कौन बाद का है और कौन पहले का है। तो एक संस्कृत जगत की एक परंपरा ये मानती है कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के कवि है शूद्रक, जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखा है। और लोग ये कहते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा शूद्रक जिए हैं, तो लगभग 100 साल 10 दिन इनकी आयु मानी जाती है। तो ये 100 साल 10 दिन ना, ये बस आलोचकों की एक आलोचना है, समालोचना मात्र। कितनी सच्चाई है इसके पीछे, ऐतिहासिक तथ्य क्या है, क्या अंतः साक्ष्य है, कैसे 10 ही दिन है, 100 साल से ऊपर क्या, इन सब में कोई बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे सवालों की आने की संभावना कम होती है। जिनमें कोई बहुत ठोस आधार पर आप कोई बात नहीं कहते हो ना, उस तरह के सवाल परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी आप जाने रहिए कि कभी किसी कवि के बारे में, जैसे कालिदास के बारे में ये प्रसिद्धि है कि बड़े मूर्ख थे, जिस डाल में बैठे थे उसी को काट रहे थे, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवाल आपने देखा होगा, परीक्षा में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। ये किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं, कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। यदि किसी कवि के बारे में है तो भी उसको सुनना चाहिए। कहते हैं कि महापराक्रमी थे, बड़े सुंदर आकृति वाले थे, और ब्राह्मणों में बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। शूद्रक ने स्वेच्छा से आत्मदाह किया था। इस प्रकार की कहानियाँ शूद्रक के बारे में हमें सुनने को मिलती हैं, किताबों में पढ़ने को मिलती हैं। ये भी माना जाता है कि शूद्रक ऋग्वेद के, सामवेद के सभी वेदों के ज्ञाता थे। गणित, संगीत, हस्तविद्या आदि में बड़े निपुण थे। केवल ये एक लेखक मात्र नहीं थे, विद्वान तो थे ही, साथ में वेद इत्यादि का भी ज्ञान था। पर जो संस्कृत का विद्वान होता है या संस्कृत का पढ़ा लिखा होता है, आजकल देखिए अब टेट, सुपर टेट की परीक्षा में हर संस्कृत वाला ये रो रहा था कि हमसे गणित नहीं बनता, हमसे गणित नहीं बनता, हमसे अंग्रेजी नहीं बनता। ऐसा शूद्रक के साथ नहीं था ना। यदि शूद्रक सुपर टेट में बैठे होते तो इनको संस्कृत के साथ साथ गणित भी बहुत अच्छी बनती थी। वेदों के भी विद्वान थे, गणित के भी विद्वान थे, संगीत, हस्तविद्या इत्यादि में निपुण थे। कहा जाता है कि ये मृच्छकटिकम शूद्रक की एकमात्र रचना है जो हमें प्राप्त होती है। मृच्छकटिकम ही एक ऐसी रचना है जो शूद्रक को प्रसिद्ध करती है, प्रकरण के रूप में है। और शूद्रक प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर के अपनी लेखनी चलाई है। आप देखेंगे उस समय की जो कहानी है वो तात्कालिक परिस्थितियों को बताने वाली कहानी है। उस समय का सामाजिक ताना बाना कैसा था, उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी, राजाओं के यहाँ जो
राजा का साला है शकार, आपने कहानी सुनी होगी। तो शकार किस प्रकार की धूर्तता करता है, स्वयं वसंत सेना की हत्या करके चारुदत्त के ऊपर उसका केस करता है और चाहता है कि वसंत सेना की हत्या का आरोप चारुदत्त पर मढ़ दिया जाए और चारुदत्त को फांसी हो जाए। जो उसके शकार के साथ विट हैं या चेट हैं, छोटे छोटे पात्र हैं। तो आप एक बार देखे होंगे सवाल आया था कि सर्वाधिक उपेक्षितों का, दलितों का या सामाजिक चित्रण सबसे ज़्यादा किसमें हुआ है। तो मृच्छकटिकम ही एक ऐसा प्रकरण ग्रंथ है जिसमें तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों का बहुत सुंदर ढंग से निरूपण है। तो उस समय में कैसे लोग हुआ करते थे, शहरों में, राजाओं के यहाँ, नगरों में किस प्रकार की स्थितियाँ थीं, व्यवसायिक या आर्थिक ताना बाना कैसे था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें शूद्रक की मृच्छकटिकम के आधार पर हम कह सकते हैं कि शूद्रक ने उस समय की परिस्थिति को, उस समय की सामाजिक परिस्थिति को अपने नाटक का, अपने प्रकरण का आधार बनाया था। अब आइए हम थोड़ी देर, ये तो रहा थोड़ा शूद्रक के बारे में आप जान रहे थे। अब हम चलिए मृच्छकटिकम का परिचय। मृच्छकटिकम से बहुत ज़्यादा सवाल आपसे इस तरह से सामान्य सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए किसी भी प्रवक्ता परीक्षा जो आपको 2 फरवरी को देनी है उसमें ना यदि 10 सवाल पूछे जाएंगे तो 4-5 सवाल तो बड़े कॉमन पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे पुराने पेपर, मृच्छकटिकम में अंक कितने हैं, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, प्रथम अंक का नाम क्या है ना, प्रवहन विपर्य की घटना किस अंक में होती है, समझ में आया। तो ऐसे कॉमन सवाल होते हैं जिसको कहते हैं ना सामान्य अध्ययन। तो आपको पहले तो मृच्छकटिकम का या शूद्रक के बारे में, उनकी कथा के बारे में, थोड़ी कहानी के बारे में सामान्य अध्ययन आपको जानना चाहिए। किसी भी ग्रंथ के ना बहुत ज़्यादा, देखिए यदि 5 सवाल आया, 8 सवाल आया, 10 सवाल आया तो समझिए 70% सवाल ऐसा होता है जो सामान्य अध्ययन से होता है। तो कभी भी किसी किताब को यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो समझिए उसका सामान्य अध्ययन तगड़ा रखना चाहिए। तगड़ा मतलब कि मृच्छकटिकम में अंक कितने हैं, उसके नायिका कौन है, उसका नायक कौन है, उसका अंगी रस क्या है, उसके लेखक कौन है, उसका प्रतिनायक कौन है, राजा कौन है, कौन किसकी हत्या करता है, कौन किसको पकड़ता है, कौन किसको बचाता है। इस प्रकार की सामान्य कहानी से भी हम बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। हाँ, 2-3 जैसे कथन पूछ लेगा, सूक्ति पूछ लेगा, उसके लिए हमें अच्छे स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। फिर भी यदि आप 10 प्रश्न या 5 प्रश्न, 8 प्रश्न मान के चलें तो ये समझिए कि यदि 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 5 प्रश्न आप सामान्य अध्ययन से आराम से कर सकते हैं। तो पहले सामान्य अध्ययन देख लीजिए। मृच्छकटिकम में आप चाहें तो लिखते चलें और चाहें तो उसको नोट करते चलें। आप जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि पहली बार हमसे सुन रहे हैं। मृच्छकटिकम के लेखक पूछेगा तो आप शूद्रक लिखिएगा। और पूछता है ना कि मृच्छकटिकम की किस विधा का ग्रंथ है, मृच्छकटिकम किस विधा का ग्रंथ है। तो हमारे यहाँ 10 रूपक हैं। कितने रूपक हैं? 10। और 10 रूपकों में प्रकरण भी एक रूपक है और प्रकरण रूपकों का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ मृच्छकटिकम है। अब ये ऐसे पूछा जाए ना कि जैसे नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध है, महाकाव्यों में रघुवंश, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधि चरितम इत्यादि प्रसिद्ध हैं, उपजीव्य ग्रंथों में रामायण, महाभारत और भागवत प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही प्रकरण ग्रंथों में मृच्छकटिकम प्रसिद्ध है। प्रकरण ग्रंथों में सबसे पहली चर्चा मृच्छकटिकम की ही आती है। तो मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है और आप ये जानते हैं कि प्रकरण ग्रंथ में 10 अंक होता ही है। तो मान लीजिए आपसे भूल भी जाए ना, जैसे होता है कि भाई आप बहुत सारा अंक पढ़ के जाते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल में 7 अंक हैं, उत्तरामचरितम में 7 अंक हैं, श्रवणवादोत्तम में 7 हैं, 6 अंक हैं, 6 अंक हैं। तो बहुत सारा ना, बहुत नाटकों में अंकों के क्रम में हम हो सकता है थोड़ी भूल कर जाएं, चूक कर जाएं, पर किसी प्रकरण ग्रंथ में जब भी अंक पूछेगा तो समझे रहना 10 ही लिखना है, क्योंकि प्रकरण के लक्षण में लिखा ही है कि प्रकरण में 10 अंक होना ही चाहिए। तो यदि मृच्छकटिकम प्रकरण है तो मृच्छकटिकम प्रकरण होने के नाते 10 अंकात्मक होगा ही होगा। तो पूछ लेगा कि अंक कितने हैं तो 10 लिखना है। अब इसका प्रधान रस या अंगी रस पूछ ले, चाहे प्रधान रस कहे, चाहे मुख्य रस पूछे, चाहे अंगी रस पूछे, तो आप देखें हैं कि चारुदत्त का और वसंत सेना का प्रेम प्रसंग वर्णित है पूरे 10 अंकों में। आप देखेंगे पहले अंक से शुरुआती होती है। तो जिसमें भी प्रेम का जो विषय होगा तो प्रेम का विषय किस रस में अभिव्यक्त होगा? प्रेम का विषय है, यदि प्यार का विषय है तो वीर रस में नहीं होगा ना।
तो प्रेम, आप पहले ये देखिए कि जैसे मान लो कोई कहता है कि सर हम तो भूल गए, वीर रस लगा दिए मृच्छकटिकम में। अरे यार कैसे भूल गए? मृच्छकटिकम की कहानी ही प्रेम प्रसंगों पर आधारित है, उसमें रति ही रति है। वसंत सेना प्यार करती ही है, धूता उसकी विवाहिता पत्नी है, चारुदत्त उसका नायक है, और पूरी मृच्छकटिकम वसंत सेना और चारुदत्त की कहानी पर टिका हुआ है। तो आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। अर्थात जब भी मृच्छकटिकम में या अभिज्ञान शाकुंतल में आप जानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी वर्णित है, तो उसमें आप रौद्र रस कैसे लगा सकते हो, करुण रस कैसे लगा सकते हो? आप सिस्टम फॉलो करें। अर्थात कथा का मूल क्या है? कथा के मूल में प्रेम है, प्यार है। तो जब कथा के मूल में प्रेम प्यार यानी रति है, तो फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में हो, चाहे स्वप्न वासवदत्तम हो, चाहे स्वप्न मृच्छकटिकम हो, जिनमें भी प्रेम कथा वर्णित होगी उनमें 99.9% संभावना है कि श्रृंगार रसी होगा। ठीक हो गया? तो अर्थात जो आपको रस पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए देखिए इतनी तो कथा नहीं भूलेंगे ना कि मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वासवदत्ता की क्षमता वसंत सेना की कथा है। तो जब चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कथा है, तो फिर आपको ये रटने का विषय नहीं है कि प्रधान रस उसका अंगी रस या मुख्य रस क्या है। यदि प्रेम प्रसंग है तो उसका क्या रस होगा? श्रृंगार रस होगा। पूछ लीजिए, ना बने तो योगेश जी से पूछ लीजिए, ये आजकल श्रृंगारे रस में जी रहे हैं। रति स्थायी भाव है, जाते हैं यहाँ से फिर पता नहीं किधर निकल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। अब देखिएगा, ये मैं जो आपसे अभी चर्चा कर रहा था ना कि प्रधान रस अंगी रस ना भूले, इसके लिए आपको ये सबके लिए बता रहे हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी पूछ लेगा तो भी आपको यही सिस्टम फॉलो करना है। अब देखिए, करुण रस का नाटक है उत्तरामचरितम। अब आप उत्तरामचरितम का कोई भी अंक आप पढ़े होंगे ना, तीसरा अंक तो आपने टीजीटी के संदर्भ में पढ़ा ही होगा, या किसी भी अंक को आपने पढ़ा होगा, तो उसमें श्री राम रोते ही रहते हैं और सीता को जंगल में छोड़ा गया है, तो सीता भी राम को देख करके तीसरे अंक में ज़्यादातर रोया ही गया है, ज़्यादातर मूर्छा ही हुई है। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ श्रृंगारात्मकता है? नायक कहीं और है, नायिका जंगल में है, नायक अपने अयोध्या में रह करके ही रुदन कर रहा है, यहाँ करुण रस है। और करुण रस के वैसे तो करुण रस का भवभूति ने ही प्रयोग किया है, मुख्य रस के रूप में नाटक के लक्षणों में मुख्य रस के रूप में करुण रस का प्रयोग किया जाए ऐसा नहीं लिखा। बोले श्रृंगार होना चाहिए, वीर रस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको ये कहानी हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि किस प्रकार की कहानी है, तो उसी प्रकार का रस होगा। कहानी जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार का रस होगा। सभी संदर्भों में आपको याद रखना चाहिए। अब किरातार्जुनीयम में भगवान शिव का यानी किरात वेशधारी शिव का अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है, तो ऐसे युद्ध के प्रसंग में श्रृंगार रस कहाँ से आएगा? कि पूरी किरातार्जुनीयम की कथा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हो रही है, और उस पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति में भगवान शिव से अर्जुन का युद्ध हो रहा है। ऐसे में श्रृंगार के लिए कोई जगह बचती है? लड़ाई हो रही हो पाकिस्तान और भारत का, वहाँ श्रृंगार रस के लिए कोई स्थान बचेगा क्या? नहीं होगा। तो बट नेचुरली जहाँ युद्ध के प्रसंग होंगे वहाँ वीर रस ही होगा। शिशुपाल वध में आप देखें, रटना नहीं पड़ता, सिस्टम फॉलो करिए। क्या सिस्टम है? अब शिशुपाल का वध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और आप शिशुपाल वध में मुख्य रस पूछ रहा है, आप लगा के बोले श्रृंगार रस। बोले सर भूल गए, हमको ध्यान ही नहीं रहा, हम श्रृंगार रस लगा दिए। तो इतना भी ध्यान नहीं था क्या कि शिशुपाल का वध हो रहा है? तो वध में श्रृंगारात्मकता कैसे आ सकती है? समझ में आ गया? अर्थात आपको ये देखना है कि वहाँ भी नायक श्री कृष्ण के द्वारा प्रतिनायक शिशुपाल का वध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और युद्ध में वीर की आवश्यकता होती है, उत्साह की आवश्यकता होती है। इसलिए सब मुख्य रस के संदर्भ में जानिए कि चाहे महाकाव्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे प्रकरण हो। अब जैसे आपसे कोई भी 10 रूपक है ना, 10 उसमें एक रूपक प्रहसन भी है, तो प्रहसन का उद्देश्य ही है हंसाना। तो प्रहसन में कभी बाकी कोई रस हो ही नहीं सकता। प्रहसन का मतलब ही होता है हंसना। अब हसनम माने जैसे पठनम माने पढ़ना, लेखनम माने लिखना, वैसे हसनम माने हंसना। अपरा उपसर्ग लग गया, मतलब प्रहसनम माने बहुत अधिक हंसना। अब प्रहसनम का उद्देश्य है बहुत अधिक हंसाना, तो वहाँ आप करुण रस कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अब आपसे कोई पूछे, परीक्षा में सवाल आए कि प्रहसन का प्रधान रस या अंगी रस क्या होगा, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको रटना पड़ेगा कि भूलना चाहिए, सिस्टम फॉलो करेंगे। प्रहसन है तो प्रहसन में हास रस ही होगा, हास रस ही प्रधान रस के रूप में प्रयोग किया। ऐसे 10 जितने 10 रूपक हैं
नाटक सहित, प्रकरण सहित, यह मृग हो, व्यायोग हो, समवकार हो, डिम हो, अंक हो, वीथी हो, प्रहसन हो, सबके रस डिसाइड हैं। क्यों? सबका ना सिस्टम डिसाइड है कि इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है। जनरली आप देखे होंगे उत्तरामचरित वगैरह को छोड़ दिया जाए तो सभी नाटकों में श्रृंगार रस की प्रधानता आपको दिखेगी। ठीक हो गया? जनरली कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब कह दिया तो बात अभिधा में पकड़ लें, चूँकि साहित्य शास्त्र अभिधा में बातें कम और लक्षण और व्यंजना में ज़्यादा करता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मृच्छकटिकम में आ जाइए तो धूता और वसंत सेना 2 नायिकाएं हैं। एक नायिका में तो प्रेम प्रसंग जबरदस्त होता ही है साहब, और जिस प्रकरण में 2 नायिकाएं हों उसमें तो श्रृंगार प्लस प्लस हो गया ना, श्रृंगार और ज़बरदस्त हो जाएगा। हाँ, श्रृंगार स्क्वायर हो जाना चाहिए। इसलिए कभी भी जब भी मृच्छकटिकम में रस की चर्चा आए और फिर उसमें गणिका प्रेमिका के रूप में है, गणिका वहाँ प्रेमिका के रूप में है और चारुदत्त नायक के रूप में है, तो यहाँ तो आप पहले देखेंगे ना तो पूरा मृच्छकटिकम का प्रारंभिक हिस्सा एक तरफा प्यार है। एक तरफा प्यार, आप यदि मृच्छकटिकम की कहानी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो अभी वक्त है, पढ़ लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि वसंत सेना ज़बरदस्त प्यार करती है चारुदत्त को। चारुदत्त ये जानता तो है कि वो मुझको प्यार करती है, पर चारुदत्त उतना मुखर नहीं है जितना मुखर वसंत सेना है। और वसंत सेना चारुदत्त के सेवकों तक से को इतना मानती है। विदूषक की औकात इसलिए बहुत अधिक है कि वो चारुदत्त का मित्र है। आप देखिए संवाहक जो जुए में हार गया था, जिसको खूब पीट रहे थे सब लोग, यदि आपने कहानी पढ़ी हो तो भाग करके वसंत सेना के द्वार पर जाता है। फिर वसंत सेना वो पहचान जाती है कि चारुदत्त का सेवक है, तो वो फिर स्वर्ण मुद्रा दे करके उसको बचाती है। अब सोचिए कि अब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ तो जब लड़का प्यार करता है लड़की को ना, तो वो फुल्की खिलाने ले जाता है, वो चाट चटूका खिलाता है। यहाँ एकदम स्थिति उल्टी है। लड़की के पास पैसा खूब ज़बरदस्त है और वो खूब लुटा रही है चारुदत्त के ऊपर भी और चारुदत्त के सेवकों के ऊपर भी। ये मैं इसलिए नहीं कहता, मैं आपसे ये कहता हूँ साहब इसको पढ़ करके थोड़ा कहानी बदलिएगा। मतलब कैसे होनी चाहिए भाई? आप जाइए, आप फुल्की खाइए, चाट खाइए, लेकिन पैसा कौन दे? वसंत सेना। तो कोई ऐसी वसंत सेना हो जो आपका पेमेंट करे। खैर, फिर से विषय में आ जाइए। मैं हंसने के लिए भी कुछ चीज़ें कहता हूँ, हंसकर उसको भूल जाइएगा। फिर गौण या अंग रस हैं। अब गौण या अंग रस में आप देखें विट के बहुत सारे कथानक हैं। शकार के कथानक आप याद करिए, जिसमें शकार ऊट पटांग बात करता है, तो उन उल्टा पुल्टी बातों में केवल हास्य रस ही तो है। तो आप अंग रस के रूप में या गौण रस के रूप में जब भी पूछा जाए तो शकार की हर डायलॉग डिलीवरी या विदूषक की हर डायलॉग डिलीवरी, विदूषक के जितने संवाद हैं या शकार के जितने संवाद हैं या बिट चेट स्थावर इत्यादि के जो संवाद हैं, वो हंसी ही तो उत्पन्न करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा गौण रस के रूप में आपको हास्य रस को ध्यान में रखना चाहिए। किसको? हाँ, अब आप वो कहानी याद करिए जहाँ पर वसंत सेना को मार दिया जाता है। अब वसंत सेना को मार दिया जाता है, उस कथानक को याद करिए। शकार ये समझता है कि मर गई और उसको फेंक आता है। थोड़ी थोड़ी कहानी याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब किसी के मरने जीने पर कौन सा रस आता है? करुण रस ही आता है। तो अंग रस के रूप में या गौण रस के रूप में शकार इत्यादि और विदूषक इत्यादि के कथनों से यदि हास्य रस है, तो फिर वसंत सेना के मरण प्रसंग में और जब चारुदत्त को फांसी के लिए ले जाया जाता है, चारुदत्त को फांसी हो जाती है, फांसी स्थल में जाता है, तो वो पूरा स्थल मृच्छकटिकम का वो पूरा स्थल कारुणिक प्रसंगों से भरा है। तो अंग रस के रूप में या गौण रस के रूप में, तो मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूँ ना कि आप अपने माइंड मेकअप रखें कि इसका अंग रस पूछेगा या गौण रस पूछेगा तो हम किन रसों की चर्चा करेंगे। अंग रस के रूप में आप शकार विदूषक इत्यादि के कथनों में हास्य को याद रखिएगा, हास्य रस ही होगा। और जहाँ वसंत सेना की मृत्यु इत्यादि का प्रसंग है, चारुदत्त को फांसी देने का प्रसंग है, ये सारे दृश्य कारुणिक दृश्य हैं। ये उनका जो गरीबी वर्णन इत्यादि है, ये सब भी कहीं ना कहीं से करुणा ही उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? तो वो सारे कारुणिक प्रसंगों में करुण रस आएगा। और भय तथा अद्भुत रस को भी आप इसका, क्योंकि देखिए बहुत बार ना आप देखे होंगे जहाँ भयावह सीन आई है। भयावहता का सीन का मतलब कि वो जो बौद्ध भिक्षु होता है या वसंत सेना को जब मार के
भागता है, या बहुत सारे ऐसे अद्भुत सीन बनाए गए हैं अद्भुत रस को पैदा करने के लिए। जैसे गाड़ी का की अदला बदली है, वो भी बड़ा अद्भुत सीन था। और ये देखेंगे कि जहाँ आर्यक गाड़ी में बैठ करके भागता है, राजा पालक का जो बंदी होता है बाद में राजा बनता है और चारुदत्त को छुड़ाता है। ये सब कुछ मृच्छकटिकम के बड़े अद्भुत सीन हैं। तो कहीं ना कहीं से इन संवादों में, इन प्रसंगों में अद्भुत रस की भी छटा आपको यहाँ वहाँ दिखाई पड़ती है। उपजीव्य पूछेगा तो भास ने एक छोटा सा नाटक लिखा है, नाटक कह लीजिए, एकांकी नाटक कह लीजिए, दरिद्र चारुदत्त। और वो दरिद्र चारुदत्त, उसमें भास ने चारुदत्त की दरिद्रता का वर्णन किया है। तो यदि आपको कभी अवसर मिले परीक्षा के बाद या परीक्षा के पहले, तो भास के दरिद्र चारुदत्त की यदि कथा आप पढ़ लेते हैं तो मृच्छकटिकम की कथा समझिए कि दरिद्र चारुदत्त का, वो दरिद्र चारुदत्त पार्ट 1 है और मृच्छकटिकम पार्ट 2 है। तो आपको ये दोनों पढ़ने चाहिए। जैसे आपको स्वप्नवासव दत्तम यदि भास का पढ़ना हो ना, तो पहले प्रतिज्ञा यौगंधरायण पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, आपको कथानक कोरिलेट करने में आसानी रहेगी। ऐसी दरिद्र चारुदत्त यदि पूछे कि भाई मृच्छकटिकम का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो आप उसको उपजीव्य मान सकते हैं। भास के दरिद्र चारुदत्त नाटक के आधार पर, चूँकि भास पहले नाटककार माने जाते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि संस्कृत जगत में समय को लेकर के सब कुछ अनुमानित कालक्रम ही है। अब इस अनुमानित कालक्रम में, अब चूँकि कालिदास जैसे महाकवियों ने भास इत्यादि का नाम लिया है, इस दृष्टि से माना जाता है कि कालिदास से पूर्ववर्ती कवि हैं कौन? भास। और यदि भास पूर्ववर्ती कवि हैं तो हम इसको पहले नाटककार मान करके दरिद्र चारुदत्त को हम ये मान सकते हैं कि भास के दरिद्र चारुदत्तम से शूद्रक को प्रेरणा मिली और उन्होंने फिर 10 अंकों का मृच्छकटिकम प्रकरण लिख दिया। हाँ, लगभग इसमें 380 श्लोक हैं। कभी कभार ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। ये डाटाबेस प्रश्न है, डाटाबेस प्रश्न। प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं, दूसरे में कितने श्लोक हैं, तीसरे में, इस प्रकार के ये सब डाटा कलेक्शन भी हमें नाटकों से थोड़ा बहुत करना चाहिए। और नहीं पूरा कर सकते तो कम से कम मृच्छकटिकम में कुल श्लोक संख्या कितनी है, इस प्रकार के भी यदा कदा सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि कुल श्लोक संख्या कितनी है, तो 380 श्लोक अभी तक प्रथम अंक से लेकर 10वें अंक के बीच में, लगभग 400 में 20 श्लोक कम है, नहीं तो 400 श्लोक हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और आगे देखिए, नायक पूछेगा, छोटे छोटे सवाल हैं, पूछ लेगा कि नायक कौन है, तो आप चारुदत्त इसका नायक है। और एक सवाल इसमें और पूछ लेता है कि चारुदत्त नायक कैसा नायक है, कैसा नायक है? 4 प्रकार की नायकों की कोठियां हैं साहब। कौन है, कौन कौन है? धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है और धीरोद्धत है। नायकों की 4 कोठियां 10 रूपक, साहित्य, दर्पण इत्यादि में बताई गई। उनमें से कभी कभी पूछ लेता है कि जो मृच्छकटिकम का नायक है कौन? चारुदत्त, वो धीरोदात्त नायक है कि धीर ललित है कि धीर प्रशांत है कि धीरोद्धत है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकरण का नायक होगा वो धीर शांति ही होगा। क्या होगा? धीर प्रशांत। तो धीर प्रशांत नायक के रूप में है कौन? चारुदत्त। देखिए, चारुदत्त इसको भी ना बहुत रटने की जरूरत नहीं होती। चारुदत्त का पूरा स्वभाव आप 10 अंकों में पढ़िए। वो आदमी शांत में भी शांत है, महाशांत है। तो चारुदत्त इतना शांत है कि जब उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है तो उसका प्रतिकार भी तगड़े से नहीं करता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। जो आदमी हत्या नहीं किया है, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है, जिसको फांसी होने वाली है वसंत सेना के झूठे केस में कि वसंत सेना की हत्या कर दी इसने, तो भी वो तगड़े से प्रतिकार नहीं कर पाता है। इससे आप उसकी शांतता को, उसकी शीतलता को, उसकी विनम्रता का आकलन कर सकते हैं। इसका मतलब जिस नायक में, जो नायक ज़रूरत से ज़्यादा शांत हो, यही लिखा ना, प्रशांत। क्या लिखा है? धीर प्रशांत। धीर शब्द तो सब में है, लेकिन जितनी शांति, जितनी प्रशांतता चारुदत्त में है, उतनी देखिए वेणी संहार के नायक भीम में नहीं है। इसीलिए भीम धीरोद्धत नायक है, तो अर्थात उद्धत नायक है। उद्धत नायक का मतलब कि जो प्रतिकार करना जानता है, जो तगड़े से क्रोधित होना जानता है, गुस्सा होना जानता है, अपने शत्रु के ऊपर प्रहार करना जानता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, तगड़े से विरोध करता है, वो धीरोद्धत नायक है। आप सबके ना, और उदात्त गुण जिसमें विद्यमान हो, जो
उदात्त गुणों से संपन्न हो ऐसा नायक, जैसे राम की तरह, अर्जुन की तरह, श्री कृष्ण की तरह, दुष्यंत की तरह, ये धीरोदात्त नायकों में इनकी गिनती होती है। और उदयन इत्यादि के नायक जैसे स्वप्नवासोदत्तम का नायक है, रत्नावली का नायक जो उदयन है, अर्थात जिसमें थोड़ा जो प्रेम प्रसंगी हो, जो श्रृंगारी हो, थोड़ा जो थोड़ा सा नायिकाओं के प्रति, तो उसको धीर ललित नायक की कोटि में रखते हैं। तो सभी नायकों की भी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखिएगा। आपने देखा होगा कि यदि आपके 4 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, तो सब दोस्तों की ना थोड़ी थोड़ी क्वालिटी आप जानते होंगे कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी पढ़ने लिखने में कैसा है, ये आदमी कंप्यूटर चलाने में या मोबाइल में थोड़ा होशियार है, ये आदमी थोड़ा इधर उधर के कामों में होशियार है, वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? कोई आदमी बाजार वजार करने में ज़्यादा होशियार होता है, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। और कोई आदमी रोड चलते छीनने में होशियार होता है। यदि ऐसा है तो समझना वो धीर ललित नायक है। कैसा है वो? ये धीर ललित की कोटि होती है कि अर्थात आप देखें रत्नावली में वासव दत्ता के रहते रत्नावली से उदयन प्यार करता है, यही उसकी ललितता है, यही उसकी ललितता है। और बोले कि इसीलिए उदयन धीर ललित नायक है। धीरोद्धत्त नायकों में भीम इत्यादि हैं, धीरोदात्त में राम इत्यादि नायक हैं, अर्जुन इत्यादि की गिनती होती है। और धीर प्रशांत में चारुदत्त इत्यादि नायकों का नाम है। तो मैं मृच्छकटिकम के संदर्भ में आपको बता दूं, धीर प्रशांत नायक पूछेगा तो आपको लिखना है चारुदत्त, और पूछेगा मृच्छकटिकम का नायक कैसा है, धीर प्रशांत कोटि का है और चारुदत्त है। समझ में आ गया? उसके मित्र का नाम मैत्रेय है। कभी कभी ये भी बहुत सवाल पूछता है कि मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम क्या है, तो सभी विदूषकों के नाम आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, अब आगे है कि यहाँ तक आपने चर्चा किया। फिर नायिका पूछेगा कि कुलजा और धूता। तो नायिका कुलजा और धूता। कुलजा नायिका में धूता है। धूता कौन है? धूता चारुदत्त की विवाहिता पत्नी है। सवाल ये भी पूछ लेगा आपसे कि चारुदत्त की विवाहिता पत्नी कौन है, तो धूता लिखना है। पूछ लेगा कि मृच्छकटिकम की कुलजा नायिका, कुलजा मतलब होता है जो कुलक क्रम से आए। कुलक क्रम से माने जो शादी ब्याह होकर के आए बगैर, जो सिस्टम फॉलो करके आए, जो सिस्टम फॉलो करके आई है वो धूता है, इसीलिए कुलजा नायिका है। कुलक क्रम से आई हुई, शादी ब्याह करके जो आई है। यद्यपि इसका बहुत रोल पूरे मृच्छकटिकम में नहीं है, लेकिन फिर भी एक नायक की पत्नी होने के नाते, भले ही आप देखे होंगे कि डीएम किसी ज़िले का हो और डीएमआइन का यानी डीएम की पत्नी का बड़ा रोल ना हो, लेकिन कहीं भी होगा तो डीएम है तो डीएमआइन का भी रोल, मतलब डीएमआइन का वर्चस्व बना रहेगा। ऐसे ही चारुदत्त नायक है। अब चूँकि उनकी पत्नी के रूप में धूता है और पुत्र के रूप में उनके पुत्र का नाम रोहशेन है, तो उतना अहमियत है। यदि बहुत रोल नहीं आया, फिर भी एक कुलजा नायिका के रूप में आपको धूता को याद रखना चाहिए। फिर पूछेगा कि इसमें नायिका, दूसरी नायिका कौन है, जो वेश्या नायिका है, गणिका नायिका है। उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिकाओं में से वसंत सेना का नाम अजर अमर है और वो प्रगल्भा नायिका के रूप में वर्णित है। प्रगल्भा नायिका अर्थात जो अपने प्रियतम को बहुत प्यार करे और दूसरों को इग्नोर करे। तो आपने देखा होगा कि वसंत सेना सकार को बहुत इग्नोर करती है और सकार जी तोड़ प्यार करता है। तो जबरन प्यार करने वाली जो वैरायटी आपको दिखती होगी पूरे भारत में या खासकर तीर्थराज प्रयाग में तो बहुत दिखती है। समझ लेना सब सकार हैं, समझ लेना सब क्या हैं, सकार हैं। और जो लड़कियां सकारों से बचती रहती हैं, उनको इग्नोर करती रहती हैं, चप्पल जूता दिखाती रहती हैं, गरियाती रहती हैं, इसे फोड़ती रहती है अपना अंगुली, समझ लेना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं हाँ वो वहाँ की तो सब बेकार है ही हैं। बस आप ये समझिए कि प्यार ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के पीछे पीछे ना जाएं, आपके पीछे दुनिया है। चारुदत्त का अस्तित्व ऐसा था, चारुदत्त का व्यक्तित्व ऐसा था कि चारुदत्त पर मोहित थी कौन, वसंत सेना। ये सही था कि चारुदत्त भी वसंत सेना को मानता है, प्यार करता है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं चारुदत्त का कोई सम्मोहन ही नहीं है। आप पूरा मृच्छकटिकम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं कि मृच्छकटिकम में नायिका का वर्चस्व है। और प्यार के संदर्भ में तो नायिका वसंत सेना चारुदत्त को छोड़ना नहीं चाहती है, मिलना चाहती है और हर प्रयास करती है कि वो कहती भी है कि हम इनके गुणों से मोहित हैं। देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए, जो गणिकाएँ हैं ना, वेश्याएँ, वो उनका किसी से प्यार वार नहीं होता, उनका धन से प्यार होता है। और ध्यान रखिएगा मृच्छकटिकम के नायक के पास सब है, धन भर नहीं है।
और विदाउट निर्धन चारुदत्त को यदि वसंत सेना अपना दिल दे बैठी है तो यहाँ आपको ये कहना पड़ेगा कि ये सच्चा प्यार है। और ऐसा सच्चा प्यार है जहाँ कोई गणिका वेश्या धन के पीछे नहीं भाग रही है, गुणों के पीछे भाग रही है। और ध्यान रखना, दुनिया ज़्यादातर गुणों के पीछे ही भागती है। पैसा तो गुणों के द्वारा आ ही जाएगा। अब आप ये देख पाएंगे कि जो गणिकाओं का व्यवसाय है वो पैसे का व्यवसाय है। आप पैसा दीजिए और आपने देखेंगे, पहला अंक पढ़िएगा, शकार कहता है कि रानी बना के रखूँगा और तुम मेरे साथ आओ। क्या उस दरिद्र चारुदत्त में देखती हो, उसके पीछे पीछे जाती हो, उसको मेरे साथ आओ, मैं तुमको वो सब कुछ दूंगा। और इसके लिए उसकी जो सहेलियां हैं या उसके जो समर्थक हैं वसंत सेना के, वो इस बात को कहते भी हैं कि चलो ठीक है, एक दिन करने में क्या जाता है, एक दिन मान जाओ, उसके साथ चली जाओ, वो जो कहता है उसको मानो, उसको प्रेम दो, उसको ये लगे कि तुम उससे प्यार करती हो। आखिर वेश्याओं को झूठा प्यार दिखाने में क्या दिक्कत है, और उनको पैसा ले लेती, लेकिन वो इस बात को स्वीकार कभी नहीं करती। अब आप ये देख पाएंगे कि गणिका नायिका के रूप में वसंत सेना का वर्णन शूद्रक ने बहुत बखूबी किया है, और इतना अच्छा किया है, इसका रोल इतना खिल के सामने आया है कि धूता का रोल वसंत सेना के आगे फीका पड़ गया। या तो धूता का रोल फिर उस समय आता है जब वो इसकी अनुमति देती है कि आप शादी कर सकते हैं वसंत सेना से, और वो पत्नी से अनुमति लेता है। और या कि शुरुआत में थोड़ा सा प्रसंग आता है धूता का, नहीं तो बहुत ज़्यादा रोल मृच्छकटिकम में धूता के रूप में नहीं है। अब प्रतिनायक कभी कभी आपसे सवाल पूछ लेता है कि मृच्छकटिकम का प्रतिनायक कौन है। प्रतिनायक बोलें तो आज की फिल्म की भाषा में खलनायक कह सकते हैं। अब पूछे कि मृच्छकटिकम का प्रतिनायक, अब चूँकि खलनायक थोड़ी फिल्मी भाषा हो जाएगी, पर आपके समझने के लिए है कि सब एक्टिंग में ये भाई रूपक भी क्या है, रूपक एक फिल्म है। रूपक क्या है, वो फिल्म है। तो फिल्म में कोई हीरो होगी तो कोई हीरोइन होगी। तो आप देखेंगे इसमें दो हीरोइनें हैं, एक विवाहिता हीरोइन के रूप में धूता है और गणिका हीरोइन के रूप में वसंत सेना है। हीरो के रूप में चारुदत्त है, हीरो के दोस्त के रूप में उसका विदूषक मैत्रेय है ना। इसके घर में रदनिका है और चारुदत्त है और उसका बेटा रोहसेन है, पत्नी धूता है और उसका एक पुराना साथी डरपोक है, कौन, मैत्रेय है विदूषक के रूप में। अब ये छोटा सा परिवार है नायक चारुदत्त का, इसी पर कहानी गढ़ी गई है। आगे प्रतिनायक पूछ लेगा तो आपको लिखना शकार, शकार संस्थानक इसका नाम है। तो शकार को प्रतिनायक के रूप में वर्णन है। अन्य पात्र भी सुन लीजिए। आर्यक है, आर्यक वही जो बंदी बनाया गया है राजा पालक के द्वारा, बाद में आर्यक छूटता है। और शर्विलक यह आर्यक का मित्र है ना। ये शर्विलक ब्राह्मण है, थोड़ा बहुत मदनिका के चक्कर में चोरी वोरी भी करता है, सेंध लगाता है। और जो गहने रखे रहते हैं वसंत सेना के, रात में वसंत सेना आती है और अपने गहने चारुदत्त के घर में रखती है कि रात हो गई है, मैं ये गहने यहीं रख के जाती हूँ, फिर कभी आप भिजवा दीजिएगा। उन्हीं को शर्विलक सेंध लगा करके चोरी करता है और अपनी प्रेमिका मदनिका जो वसंत सेना के यहाँ धन के चक्कर में दासी बनाई गई थी, तो उसको सोचता है कि मैं पैसा दे करके दास्ता से मुक्त करा लूँगा, और वो इसलिए चोरी करता है। तो आप देखेंगे कि शर्विलक को आप एक छोटे मोटे नायक के रूप में भी कह सकते हैं। वो जन्मजात पेशेवर चोर नहीं है, लेकिन परिस्थितिवश चोरी उसको करनी पड़ती है। अब वो कहता है कि आर्यक हो गया, इसका एक पात्र है आर्यक, जिसको हमने बताया कि वो जो गाड़ी बदल जाती है तो वसंत सेना की गाड़ी में बैठ जाता है, तो वो आर्यक है जो बाद में राजा बनता है और चारुदत्त को फांसी से मुक्त करता है। और शर्विलक इसका ब्राह्मण मित्र है जो चोरी करता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि चारुदत्त के घर में सेंध लगा के चोरी किसने की, तो शर्विलक। या पूछ लेगा मदनिका का प्रेमी कौन है, तो शर्विलक आपको लिखना है। और विट हैं, सूत्रधार हैं, नटी है रदनिका। रदनिका कौन है, रदनिका उनकी चारुदत्त की दासी है। तो ये भी कभी कभी सवाल पूछ देता है कि चारुदत्त की दासी कौन है, तो आपको रदनिका लिखना है। मदनिका है, धूता उनकी पत्नी है। और चंदनक इत्यादि कौन है, चंदनक और वीरक दो हाँ नगर रक्षक हैं। संवाहक, उनका संवाहक जो पहले चारुदत्त की सेवा में रहता था वो है, जो बाद में जुआरी बन जाता है, बौद्ध भिक्षु हो जाता है। और रोहसेन चारुदत्त का और धूता का पुत्र है। हो गया। तो एक बार सवाल पूछा था कि चारुदत्त या धूता का या चारुदत्त का पुत्र कौन सा है, रोहसेन। या रोहसेन किसका पुत्र है, तो चारुदत्त का पुत्र है। या रोहसेन किस ग्रंथ का पात्र है, तो मृच्छकटिकम का पात्र है। इस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। पात्रों की संख्या भी कभी कभी पूछ लेता है। लगभग 24 पात्र इसके पुरुष पात्र हैं, 8 स्त्री पात्र हैं। सूत्रधार और नटी को छोड़ देने पर लगभग 30 पात्र आप इसमें मान सकते हैं। 30।
अब देखना, इसको आपने इतना पढ़ा, अब एक सवाल और इसमें से बहुत बनता है। कुछ पात्र ऐसे हैं ना जो मंच पर नहीं आते, जिनकी चर्चा होती है। तो जैसे आपने देखा होगा जूर्णवृद्ध की चर्चा आती है, राजा पालक की चर्चा आती है। राजा पालक का बहुत बार चर्चा आया है, लेकिन पालक मंच पर आकर के कभी कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं करता है। इसी तरह रेभिल है, सिद्ध है, ये कुछ ऐसे। रेभिल एक अच्छे गायक के रूप में मृच्छकटिकम में वर्णित है, लेकिन वो रेभिल कभी पात्र में मंच पर आकर के कोई संवाद अदायगी नहीं करता है। कथोपकथन में उसका कोई बातचीत किसी से नहीं दिखाई गई है। लेकिन एक अच्छे गायक के रूप में चारुदत्त और उसके मित्र विदूषक जो मैत्रेय है, वो उसके गाने सुनने के लिए कहीं जाते हैं। अब मृच्छकटिकम में अंक का नाम और कभी कभी श्लोक संख्या पूछता है। तो आप जरा इसको चाहें तो नोट कर लें और चाहें तो याद रखिएगा। कुछ अंकों का नाम मृच्छकटिकम से अवश्य पूछता है। आप पुराने पेपर उलट करके देखिएगा, तो जब भी आप पुराना पेपर उल्टेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत बार दिखाई पड़ेंगी। क्या पूछ लेगा कि प्रथम अंक का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अंक में चूंकि न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में चारुदत्त के घर में वसंत सेना ने अपने अलंकार रखे थे, इसीलिए इस अंक का नाम अलंकारन न्यास होगा। साहब जी, हाँ, रटना नहीं है, कथा समझनी है। कहानी क्या है? कथा ये है कि वसंत सेना ने अलंकारों को न्यास माने धरोहर के रूप में रखा था। किस अंक में? इसीलिए प्रथम अंक का नाम क्या हो गया? अलंकारन्यास। ठीक है सत्यप्रकाश जी, समझ रहे हैं क्यों प्रथम अंक का नाम अलंकारन्यास है? देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें ना रटते हैं। क्या करते हैं साहब? रटते हैं। रटना नहीं है, सिस्टम फॉलो करना है। क्या करना है? तो अब अलंकारन्यास नहीं भूलेगा ना। इसमें 58 श्लोक हैं, 2 कम नहीं तो 60। 58 श्लोक इस अंक में हैं। अलंकारन्यास इसका नाम है। दूसरा अंक जब आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप हमारे से सुन लीजिए। पहले अंक की सबसे बड़ी घटना है कि वसंत सेना द्वारा चारुदत्त के घर में अलंकारों को न्यास माने धरोहर के रूप में रखना। फिर दूसरा अंक है द्युतकर संवाहक। वही उसी संवाहक की चर्चा है जो पहले किसी ज़माने में चारुदत्त के घर में, संवाहक उसको कहते हैं ना जो हाथ पैर दबाना जाने। पहले क्या होता था ना, हाथ पैर दबाने वालों को भी नौकरी रखी जाती थी। ठीक है कि मतलब जैसे राजागण हैं या कोई बड़ा आदमी है, दिन भर बिजनेस में बैठा है, दिन भर गद्दी में बैठा है, फिर शाम को अपना लेट गया तो उसको मालिश करने वाले तेल लगा के, सुबह है शाम है, ऐसे मालिश करने वाले। अभी भी आप देखे होंगे कोई किसी नाई इत्यादि के यहाँ, नाऊ इत्यादि के यहाँ वो चंपी उम्पी करते हैं बालों को बढ़िया से अच्छे से, फिर आपका कंधा उंधा मींचते हैं, गला। अच्छा, आप भी करते हैं? अच्छा, पत्नी का करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। आप कभी कभी हमारा भी कर दिया करिए एक संवाहक के रूप में, हमें भी बड़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक संवाहक हमारे सामने बैठे हैं जो अपनी पत्नी की संवाहना करते हैं। हमने तो ये सुना था कि पतियों की संवाहक होती हैं, पैर हाथ पैर दबाते हैं, लेकिन अच्छा है। अच्छा, मिल बांट के गला तो नहीं दबाते ना। तो दूसरा अंक है द्युतकर संवाहक। द्युतकर माने जुआ, द्युत माने जुआ और कर माने खेलने वाले। तो जुआ खेलने वाला संवाहक का इस अंक में मुख्य रूप से वर्णन है। एक जगह होती है जहाँ सब जुआ खेलने जाते हैं, फिर ये हार जाता है और बिना दिए 10 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे पाता तो भाग लेता है, फिर इसके पीछे पीछे सब जाते हैं और इसको पकड़ते हैं, मारते हैं। ये कहानी है, आप दूसरे अंक की आप देखिएगा। इसीलिए दूसरे अंक का नाम क्या हुआ? द्युतकर संवाहक। कहानी यदि आप याद रखेंगे ना तो फिर अंकों का नाम आपको नहीं भूलेगा, और यदि आप कथा भूल जाएंगे तो सिस्टम पलट जाएगा। दूसरे अंक में जुआ खेलने का वर्णन है और उसमें संवाहक जो होता है उसको फिर 10 स्वर्ण मुद्राएं दे करके वसंत सेना के द्वारा उसे मुक्त किया जाता है। इसलिए इस दूसरे अंक का नाम क्या पड़ गया? द्युतकर संवाहक। और तीसरे अंक में है संधिच्छेद। संधिच्छेद मतलब आप ये तीसरे अंक की वो मुख्य घटना है जिसमें सर्विलक चोरी करता है। तो उसमें वो संधि माने सेंध और छेद माने छिद्र, जानते ही हैं। तो अर्थात जिसमें वो सेंधमारी करता है वो घटना है तीसरे अंक में। इसीलिए तीसरे अंक की इस घटना के आधार पर तीसरे अंक का नाम हो गया संधिच्छेद। फिर है मदनिका सर्विलक। जब वो चोरी कर लेता है तो मदनिका को छुड़ाने जाता है वसंत सेना के यहाँ। वसंत सेना उज्जैनी की एक प्रसिद्ध गणिका है, वेश्या है,
और वहाँ फिर वो मदनिका को छुड़ा कर लाता है, उनकी शादी होती है, मदनिका और सर्विलक मिलते हैं। ये चतुर्थ अंक की मुख्य घटना है। इसीलिए चतुर्थ अंक की इस मुख्य घटना के आधार पर इस घटना का नाम, इस अंक का नामकरण हो गया मदनिका सर्विलक। अर्थात एक तरफ आप ये देखेंगे कि मदनिका और सर्विलक का भी प्रेम प्रसंग यहाँ पर, एक तरफ यहाँ प्रेम प्रसंग वर्णित है चारुदत्त का और वसंत सेना का। फिर पंचम अंक है दुर्दिन। क्यों है दुर्दिन? बारिश इत्यादि भयानक बारिश होती है। ऐसी भयानक बारिश में भी वसंत सेना मिलने के लिए पुष्पकरंडक उद्यान में जाती है। और वो दुर्दिन कहते ही उसको हैं जब बहुत तेज़ बारिश हो, वो एकदम बादल घड़घड़ा रहे हों, बादल छाए हुए हों, अंधेरा हो गया हो, और ऐसे दिनों की बारिश को दुर्दिन ही कहते हैं। तो पंचम अंक दुर्दिन है और ये भी बड़ा प्रसिद्ध अंक है ये। और इसके बाद आप आए छठवें अंक में। छठवां अंक वो है प्रवहण विपर्य। प्रवहण विपर्य मतलब, हाँ, जो रथ जाता है वसंत सेना को लेने, वो रथ बदल जाता है। विपर्य माने बदला, अदला बदली। तो हाँ, तो ये जो रथ की बदलने की घटना है, तो जो रथ चारुदत्त के यहाँ जाना चाहिए था, चारुदत्त वो वहाँ न जा कर के शकार के पास पहुँच जाता है, और जिस रथ में वसंत सेना को नहीं बैठना चाहिए था उसमें वसंत सेना बैठ जाती है और वो शकार के पास तक पहुँच जाती है। ये प्रवहण विपर्य की घटना छठवें अंक की है और बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। इसके बाद आर्य का अपहरण है। आर्य का अपहरण, और आर्य का अपहरण आप ये कहानी आप पढ़ेंगे जिसमें ये केवल 9 श्लोक हैं। इसमें छोटा अंक है, सबसे छोटा अंक आप इसको कह सकते हैं। सप्तम अंक में आर्यक जो बंदी बनाया जाता है, वो आर्यक इसमें से अपने छूटने का पूरा प्रयास करता है, छूटता है। और 8वें अंक में वसंत सेना मोटन। वसंत सेना मोटन माने वसंत सेना का गला घोटन। तो वसंत सेना का गला घोटन इस अंक में होता है, और वो वास्तव में मरती नहीं है, मृत जैसी हो जाती है। तो वो समझ लेता है शकार की मानो मर गई है। तो 8वें अंक की ये बड़ी घटना होती है। अष्टम अंक में यानी वसंत सेना से वो जोर ज़बरदस्ती करना चाहता है और वो इसके लिए राजी नहीं होती है, तो फिर वो उसको मारने का प्रोग्राम बनाता है। साथ में विट भी होता है, विट से भी चर्चा होती है शकार की। तो वो इसको मृत समझ करके, क्या समझ करके? मृत समझ करके उसको छोड़ देता है। तो 8वें अंक की सबसे बड़ी घटना थी क्या? वसंत सेना मोटन। 9वें अंक की सबसे बड़ी घटना है न्यायालय वाली। जब वो वसंत सेना मृत हो जाती है तो इसका वो आरोप लगा देता है किसके ऊपर? चारुदत्त के ऊपर। तो ये न्यायालय वाला व्यवहार होता है, इसलिए व्यवहार नामक अंक है, अथवा न्यायालय अंक कहिए चाहे व्यवहार अंक कहिए। 9वां अंक व्यवहार है जिसमें अधिकरणिक इत्यादि पात्र आते हैं, पूरा न्यायालय चलता है और फिर ये सिद्ध होता है कि हाँ जारुदत्त के पास ही वसंत सेना गई थी और कुछ उसके आभूषण इत्यादि भी उसके पास मिल जाते हैं। और इस तरह से पूरी तरह से वो लगभग फंस सा जाता है। न्यायालयी व्यवहार आप 9 अंक में देखेंगे। और 10वें में संहार यानी उपसंहार, और 10वां संहारात्मक उपसंहारात्मक अंक है। तो ये पूरा आप कथावार यदि आप पढ़ते हैं कि पहले अंक में कौन मुख्य घटना है, दूसरे में क्या घटना है, तीसरे में क्या घटना घटी, चौथे में क्या घटना घटी, तो आपको अंकों को बहुत रटना नहीं पड़ेगा, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे पहले में 58 श्लोक हैं, दूसरे में 20 हैं और तीसरे में 30 हैं। ये एक सूची बना करके रख लीजिए, कभी हो सकता है साहित्य में इसकी सूची बनाई गई है। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो पुराने पेपर हैं 2000 से लेकर के 2013 तक के, वो पुस्तक भी आपको परसों मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं। आप ये ज़रूर हमसे शिकायत कर सकते हैं कि बहुत लेट हो गया, परीक्षा के 5-7 दिन पहले ही पुस्तक आई, उसमें क्या पढ़ लेंगे। बहुत तरह की शिकायतें हो सकती हैं मित्रों, लेकिन संस्कृत गंगा भी तो अपने कुछ वजूद पर ही हम लोग काम करते हैं। अर्थात उसमें मुद्रण दोष दे देते हैं या उनका उत्तर हम आपको गलत देते, जल्दबाजी में, जल्दी प्रकाशन के चक्कर में, या जल्दी किताब आती तो उससे सबसे ज़्यादा आर्थिक लाभ शायद संस्कृत गंगा को या हम लोगों को होता। लेकिन मित्रों, आर्थिक लाभ से ज़्यादा किसी के ज़िंदगी के लाभ का सवाल होता है। पुस्तक ना आए ये तो चलेगा, पर किसी का पुस्तक के जरिए कैरियर बर्बाद हो जाए ये नहीं चलेगा। इसीलिए पुस्तक के आने में विलम्ब ज़रूर होता है मित्रों, लेकिन जो पुस्तक आती है वो देर आए दुरुस्त आए वाली बात में रहती है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो पुस्तक आ रही है वो पूरे जो 2000 से लेकर के 2013 तक के लगभग 9 पेपर प्रवक्ता के हुए हैं, उनकी एक सुपर व्याख्या आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त व्याख्या देखने को मिलेगी। यदि इन 5-7 दिनों में आप इसको लेना चाहें तो आपका स्वागत है, लेकिन मैं अपनी ओर से यह केवल सूचना मात्र आपको देना चाहता हूं।
लेंगे तो आप जैसे देखेंगे ना, यदि आप लेंगे तो पुराने पेपर्स के कैसे आए थे ये आपको पता चलेगा, और सभी चारों पेपरों की व्याख्या किस प्रकार से है ये पता चलेगी। एक अच्छा खासा जीवंत नोट्स आपको मिलेगा, और 7-8 दिन पहले इस प्रकार का नोट्स यदि आप पढ़ते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। पर आपकी ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो आप इसको लें और चाहें तो ना लें। एक पुस्तक और आई है इसके पहले, आपको शायद आपके पास पहुंच गई होगी, भारतीय दर्शन सार, जिसमें दर्शन का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है, सांख्यकारिका का, वेदांत सार का, गीता का, तर्क भाषा का, तर्क संग्रह का। वो पुस्तक भी आपके पढ़ने लायक है, खासकर टीजीटी और प्रवक्ता की जो परीक्षा दे रहे हैं और जो लोग यूजीसी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए वो पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं मित्रों आज आपसे चर्चा कर रहा था कि मृच्छकटिकम में अंकों के नाम 10 अंक हुए, 10 अंकों के नाम हैं और 10 अंकों को श्लोक हैं, और टोटल 380 श्लोक आपने इतना जान लिया। मैं आज अभी इतना ही जानिए, फिर थोड़ी देर में मैं आपको कुछ मृच्छकटिकम के बारे में और कुछ जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बस आज इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।